हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बोसान केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड यानी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। कौन सा चैप्टर हटा हुआ है, क्या क्या हमें उसमें पढ़ना है और उसके बाद जो है उसका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, ये पूरा डिटेल बात करेंगे। इसको देख लेंगे तो आपको कुछ दूसरा देखने की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगी। और अगर मैं बता दूं तो ऑफलाइन सेंटर जो मेरा है कोचिंग का, उसमें जो है इस साल जो है 97 नंबर हाईएस्ट गया हुआ है आउट ऑफ 100 में। ठीक है, तो इस बार कोशिश में यही है कि जैसे कि 6 चैप्टर रिमूव हुआ है तो 100 में 100 आ जाए। और जो टॉपिक मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वही आपका ऑनलाइन भी चलता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो 7 से 8 मैं डेली लाइव आता हूँ, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वीडियो, तो आपका लाइव सेक्शंस में जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो चैप्टर 1 से लेकर के 2, 3 है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं किया हूँ, तो उसको भी आकर के आप देख सकते हैं, जो आपकी बढ़िया तैयारी करवा सकता है। ठीक है, या हेल्प हो सकता है। चलिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले बात करते हैं भाई प्रश्न पत्र बनाने की योजना। ठीक है, तो अगर आप यूपी बोर्ड में हैं और 2024 में एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो उसके लिए ये है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न पत्र जो है वो तो भाई जो पुराने ज़माने से पूछा जा रहा है वही है ना। जैसे एनसीईआरटी लगा हुआ है तभी से यही पैटर्न है, यानी 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो 6 नंबर का होगा। 2 नंबर के 4 क्वेश्चन एक मिलेंगे, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन एक सेट मिलेगा। कुल टोटल 8 नंबर यानी 16 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। 3 नंबर का 4 क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपका 12 नंबर होगा। और 4 नंबर का 4 क्वेश्चन मिलेगा जो कि टोटल 16 नंबर दिलाएगा। और उसके बाद देखें तो ये 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आता है, इसमें अथवा करके भी दिया जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है, अथवा करके। और टोटल आपको यहाँ पर जो है आपको 10 नंबर मिलेंगे, और यहाँ पर भी अथवा करके दिया जाएगा 6वां और 7वां में। ठीक है, तो इसका भी 5 नंबर का क्वेश्चन है और जो कि 2 क्वेश्चन आएंगे, और ये 10 नंबर का है। तो एक बार मैं आपको बता दूं, 5 नंबर का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें भी क्या होता है, जब मैं पूछ लेगा तो 5 नंबर के 5 क्वेश्चन दे देगा, यानी एक नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे कि कोई क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा नहीं होगा, लेंदी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कुल 70 नंबर का है टोटल जो है आपका। इस प्रकार से नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है चैप्टर वाइज। अच्छा, उसके बाद नोट करके दिया है, इसमें कम से कम आपके 8 नंबर के, कम से कम आपके 8 नंबर के भाई न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, आंकिक प्रश्न पूछा जाएगा। और मैं देखा हूं कि आपको 8 से लेकर के 12 नंबर तक के न्यूमेरिकल आए हैं। तो जनरली 12 तक का पूछता है, जनरली 8 तो बहुत कम ही होता है, 9, 10, 11, 12। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि अगर 70 नंबर का पेपर है और 12 नंबर अगर आपका निकल गया तो कितना बचा, 58 नंबर। इसलिए आप न्यूमेरिकल पर ज़रूर ध्यान देंगे। और न्यूमेरिकल के लिए कौन सा चैप्टर होगा भाई, तो 3 चैप्टर, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों चैप्टर पर विशेष ध्यान देंगे और इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अब आपको सोचना है भाई न्यूमेरिकल जो है किस पोर्शन से निकालेंगे। तो देखो, ज़्यादा आप परेशान मत होइएगा। जहाँ तक एनसीईआरटी जब से लगी हुई है, जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें आपको केवल क्या है, उदाहरण वाला टॉपिक है उसको तैयार कर लीजिए। और उसके बाद पाठ्य निहित प्रश्न यानी इंटेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में कहते हैं, ये आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री यानी ये तीनों चैप्टर तैयार हो जाएगा। देखिए, बिलेन में से इस साल जो है कुछ बीच में यानी बीच में यानी कि कह सकते हैं एक्सरसाइज वाला जो है यानी अभ्यास वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, अभ्यास। तो आप बिलेन में अभ्यास वाला सेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं, बहुत ज़्यादा जो लेंदी क्वेश्चन है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कर लेंगे तो आपका 100% जो न्यूमेरिकल है वो कवर हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि आपको टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तो पहला चैप्टर आपका विलयन है जो कि 8 नंबर दिलाएगा। उसके बाद विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 नंबर, केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगति 7 नंबर, D&F ब्लॉक एलिमेंट जो तत्व है वो 6 नंबर का है, उपसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 नंबर का, हेलो एल्केन हेलोरिन 7 नंबर का, एल्कोहल फिनॉल ईथर 7 नंबर का, और भाई साहब एल्डिहाइड कीटोन आयन कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी 8 नंबर का है, और यमीन भैया साहब ये 6 नंबर के हैं। ठीक है, और उसके बाद जैविक अणु जो है आपका 7 नंबर का। तो टोटल इस प्रकार से मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर जो है इसमें पूछ कह रहा है नोट करके 70 मार्क्स नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपका 70 और 30 का टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अब यहाँ ये ध्यान में रखना है कि भाई 70 में जो है आपको 23 नंबर पास होना है, प्राप्त करना है, और 30 में अगर देखेंगे कितने में, तो हम कहेंगे यहाँ पर 30 में आपको 10 नंबर लाना है। 30 में कितना, 10 नंबर, ये बात ध्यान में रखें, 30 में 10 नंबर, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33 नंबर। देखिए कुछ स्टूडेंट इस चक्कर में रहते हैं कि भाई 30 नंबर यहाँ से मिल जाएगा और 3 नंबर 70 वाले से मिल जाएगा तो हम पास हो जाएंगे, तो ये बात ध्यान में रखेंगे, इसमें फेल हो जाएंगे। तो थियरी में 23 नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, ये है आपका पेपर का मॉडल, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं भाई इकाई, ठीक है। ये यानी पहला चैप्टर आपका विलयन है, ठीक है। इसमें क्या पूछेगा, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया हुआ है अगला जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें तो इसमें जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दरों ठोसों के दरों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ, जिसमें आपको मोलरता है, मोललता है, मोल प्रभाज है, ठीक है, और ग्राम कह सकते हैं कि पीपीएम में सांद्रता, ये सब दिया हुआ है, जिसमें मोलरता है और मोललता, मोल प्रभाज, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और मास परसेंटेज भी, यानी द्रव्यमान प्रतिशतता से भी क्वेश्चन आता है, तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्या आएगा भाई, आंकिक प्रश्न आएंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे, आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। और हाँ, संबंध पूछा जा सकता है कि मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध है, ठीक है, मोललता और मोल प्रभाज में क्या संबंध है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, अगर रियलिटी में अगर बात करो, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर कोई नहीं, रियलिटी में अगर बात करो तो 6 चैप्टर हटा हुआ है, और जब 6 चैप्टर हटा हुआ तो हमें जो है बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और बहुत बारीकी से पढ़ना है, अगर आपको 100 में 100 स्कोर करना है, ठीक है, 100 में 100 स्कोर करना है। हाँ, अगर पास होना है तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बताऊंगा वो आप तैयार कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मतलब फिर भी आपका जो 80% है, 80-85% आ जाएगा। तो यहाँ आंकिक प्रश्न है, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ से आंकिक प्रश्न आएगा, दरों की गैसों की दरों में विलेयता, ठीक है, इसको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गैसों की दरों की विलेयता में आपका हेनरी का नियम है, ये याद कर लेंगे, हेनरी का नियम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग और उसके कमियां, लिमिटेशन, ठीक है, ये याद करके जाना पड़ेगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, 7 सेट होता है, 7 में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। उसके बाद ठोस में विलयन, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा है अणुसंख्या गुणधर्म, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का चैप्टर है, तो 5 नंबर तो भाई साहब यहीं से पूछेगा। अब इसमें पढ़ना क्या है, तो वासदाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ना है, जहाँ से न्यूमेरिकल आपका पूछा जा सकता है या परिभाषा पूछा जा सकता है। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, ये पूछा जाएगा। और राउल्ट के नियम में अगर देखें तो आदर्श गैस और अनादर्श गैस है, ये पूछता है, तो उसको आप देख सकते हैं और वहाँ से न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे भाई साहब क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, ठीक है। तो इनसे भाई आपका न्यूमेरिकल एक तो फिक्स है, कम से कम आपका 2 नंबर का, कभी कभी या तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपका आना ही आना है, ये बात ध्यान में रखिए। और यहाँ से 1 नंबर का ये न्यूमेरिकल आ जाता है, तो 3 या 4 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ से देखने को मिल जाता है। उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन है, इसमें आपको जो है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और हिमांक अवनमन स्थिरांक है, या मोलर अवनमन स्थिरांक है, इसके बारे में परिभाषा पूछा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और देखेंगे तो आणुसंख्या गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, ठीक है, तो इसके लिए न्यूमेरिकल है, वो आप निकाल सकते हैं और बताया गया है, अगर आप जाएंगे लाइव सेक्शन में पूरा वीडियो मिल जाएगा। और असमान आणविक द्रव्यमान जो है वो है, तो इसको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप खाली 1/2 गुणांक पढ़ लो, ठीक है। तो 1/2 गुणांक अगर पढ़ लेंगे तो इसमें ये सब लगभग कवर हो जाएंगे, क्लियर हुआ। तो 1/2 गुणांक और इससे जो है आपका जो फार्मूला डिराइव होता है, ठीक है, उसको आप देखेंगे और उसका न्यूमेरिकल जरूर लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला देखते हैं कि इकाई नंबर 2 ने दूसरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो, पहले चैप्टर में हमें हेनरी का नियम है, राउल्ट का नियम है, और इनकी कमियां और अनुप्रयोग देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और
अणुसंख्यक गुणधर्म में भाई कुछ मत छोड़िए, वो आपका डिफिनीशन याद कर लीजिए। और मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसका परिभाषा याद कर लीजिए और इसका न्यूमेरिकल तैयार कर लिए, वान ठॉप गुणांक, काम हो जाएगा। वैद्युत रसायन में अगर बात करें तो यहाँ देखिए ऑक्सीकरण अपचयन है, ये तो आपको आएगा, ठीक है, बिना इसके पहचान के पूरे ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन नहीं चल पाएगा। ये जानते भी होंगे, 10 में भी पढ़ाया गया होगा, 11 में भी पढ़ाया गया होगा, हालांकि 11 वाला कंसेप्ट लगेगा। अब उसके बाद कह रहा है कि भाई वैद्युत अपघटनी बेलेनों का चालकत्व, ठीक है, तो इसमें चालकता हमें देखना है, जिसमें विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और उसके बाद जो है तुल्यांकी चालकता कहाँ गया, नहीं है, तो यहाँ तुल्यांकी चालकता भी देखेंगे। और इन दोनों से तो भाई साहब न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आंकिक प्रश्न जरूर याद करेंगे, ठीक है, आंकिक प्रश्न, ठीक। अब कह रहा है सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, तो इसमें जो है ये यानी सांद्रता में अगर परिवर्तन करते हैं तो चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसके बारे में आप देखेंगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था पिछले साल, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका कोलराउस का नियम इस चैप्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका कोलराउस का नियम अगर परिभाषा की दृष्टि से देखें तो कोलराउस का नियम पूछेगा, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, ये दोनों जरूर देख लेंगे। और विद्युत अपघटन है, ठीक है, विद्युत अपघटन, और विद्युत अपघटन में आपको खाली याद रखना है फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम, तो वहाँ से फैराडे का द्वितीय नियम प्रथम नियम से न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो ध्यान में रखेंगे। तो फैराडे का वाला भी पढ़ लेंगे, फैराडे बाबा को पढ़ेंगे जरूर, तो फैराडे का प्रथम तथा द्वितीय नियम यानी फैराडे का नियम, ये पढ़ेंगे। अब उसके बाद जो है आपका शुष्क सेल, तो सेल में क्या पूछेगा, देखो शुष्क सेल पूछ लेगा, या सीसा संचायक सेल पूछेगा, या ईंधन सेल पूछेगा, और उसके बाद एक गैल्वनिक सेल है, ठीक है, ये आपका ये सेल पूछता है, जिसमें अगर सेल के बारे में इम्पॉर्टेंट जो है इस साल वो ईंधन सेल है या फिर सीसा संचायक सेल है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। गैल्वनिक सेल जनरली आपका तैयार हो जाता है जब आप क्या करोगे, गैल्वनिक सेल तैयार करोगे तो आपको नष्ट समीकरण तैयार हो जाएगा, तो नष्ट समीकरण हो गया, ये तैयार कर लेंगे। और इससे न्यूमेरिकल भाई साहब एकदम फिक्स है, आना ही आना है, तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा इस साल, तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल नष्ट इक्वेशन से पूछा हुआ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखोगे तो कहाँ से पूछेगा, तो फैराडे का नियम से पूछेगा, नष्ट समीकरण से पूछेगा, और मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता, कोलराउस से पूछेगा, तो इतना तैयार कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और विद्युत वाहक बल ई सेल कैसे निकाला जाता है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी वो जरूर याद कर लेंगे, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी याद कर लेंगे। गिब्स ऊर्जा है, ठीक है, तो गिब्स ऊर्जा ये तैयार कर लेंगे, ठीक है, मन करेगा। और उसके बाद संचारण है, ठीक है, ये तो इसमें जो पहला याद करना है वो कोलराउस है, फिर दूसरा है नष्ट समीकरण है, उसके बाद आपका ईंधन सेल है, सीसा संचायक सेल है, और फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम है, ठीक है। और नष्ट समीकरण से संबंधित जो है आप न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे और विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके अनुप्रयोग पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। अगला कह रहा भाई केमिकल काइनेटिक्स है यानी रासायनिक बलगतिकी है, तो इसमें है आपका अभिक्रिया का वेग, ठीक है, तो इससे ज़्यादातर क्या पूछता है, तो न्यूमेरिकल यहाँ से औसत और ताछड़ी वेग से न्यूमेरिकल आएंगे। और न्यूमेरिकल कहाँ से तैयार करेंगे, इन तीनों चैप्टर का, पहला दूसरा तीसरे का, तो मैंने कहा था पाठ निहित प्रश्न से और अभ्यास से ये तैयार कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो इस पर खाली क्या पढ़ेंगे, आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे, इसका कोशिश करिए, ठीक है, आंकिक प्रश्न जरूर तैयार करिए। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है, जैसे मान लीजिए सांद्रता है, ताप है, उत्प्रेरक है, तो हमें खाली उत्प्रेरक पे ध्यान देना होगा और तो सब जनरली हो जाता है। अब देखिए अभिक्रिया की कोटि है भाई साहब, अभिक्रिया की प्रथम कोट और द्वितीय कोटि जहाँ भी मिले उसको चाप डालो, और इसका जो है समाकलित वेग समीकरण जो है ये आपको डेरिवेशन पूछता है यहाँ से। तो आप प्रथम कोट की अगर अभिक्रिया देख रहे हो तो ये 7 नंबर का है, तो मुझे लगता है कि 7 नंबर में आपका 3 नंबर तो भाई प्रथम कोट की अभिक्रिया ही लेके जाता है, या शून्य कोट की अभिक्रिया, चाहे वो डेरिवेशन पूछ ले या आंकिक प्रश्न पूछ ले, ये आपका, ठीक है। तो यहाँ 3 नंबर मिनिमम आपका है, हो सकता है 4 नंबर का भी आ जाए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा तैयार कर लीजिए और आरेनीय समीकरण, काम आपका हो जाएगा। क्या याद करेंगे, प्रथम कोड की अपक्रिया और शून्य कोड की अपक्रिया, आणविकता तथा वेग में अंतर याद करिए, ठीक है। और उसके बाद सक्रिय ऊर्जा आरेनीय समीकरण इतना याद कर लेंगे और उसका न्यूमेरिकल देख लें, काम हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में, ठीक है।
और इसमें पूछ लेगा भाई संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और इसके 3-4 लक्षण बता दो। तो ये अभिलक्षण जो है आप पढ़ के जाएंगे। अभिलक्षण में देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही अभिलक्षण पढ़ के भी जाइए। देखिए कौन सा धात्विक लक्षण पे क्या प्रभाव पड़ता है, आयनन विभव कब घटेगा कब बढ़ेगा, आक्सीकरण अवस्थाएं क्यों परिवर्तित होती हैं, आयनिक त्रिज्या पढ़ लो, यही वाला पढ़ ही लो, इतना टॉपिक है ना, 1 2 3 4 5 6 यही पढ़ लो, काम हो जाएगा। अब इसमें से सोचोगे कि भाई इसमें भी भाई इंपॉर्टेंट सर बता दो तो बहुत बढ़िया है। तो सिंपल सा बात है, देखो यहाँ पर वर्ग पूछा जाता है, वर्ग यानी कलर, यानी ये रंगीन आयन क्यों होते हैं, चुंबकीय गुण क्यों दिखाते हैं, सब एक एक लाइन का डिफिनीशन है। चुंबकीय गुण होता है और अंतराकाशी यौगिक को बनाते हैं, ये तैयार कर लेंगे और आपका हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो सकता है, पूछ ले, ठीक है। अच्छा, अब मिश्र धातु है तो इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कोई, ठीक है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमानेंट बनाने की विधि और इसका जो है गुण। अब गुण में क्या याद करेंगे, गुण में आपको बस याद ये रखना है कि जो ऑक्सी कारक गुण है, कौन सा ऑक्सी कारक गुण है वो जरूर याद कर लेंगे, है ना, ऑक्सी कारक गुण जरूर याद कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई पोटेशियम परमानेंट और केमेनोफोर बनाने की जो विधि है वो तो कई हैं, तो इनका क्या, तो हम ये कहेंगे कि इसमें ध्यान में रखेंगे। एक आता है क्रोमाइट, यानी क्रोमाइट अयस्क से, ठीक है, क्रोमाइट अयस्क होता है, ठीक है। तो क्रोमाइट अयस्क से जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे प्राप्त करेंगे ये जरूर तैयार कर लेंगे। और पायरोलूसाइट, पायरोलूसाइट, ठीक है, तो पायरोलूसाइट से, ठीक है, पोटेशियम परमानेंट बनाने की विधि, ये दोनों तैयार कर लेंगे, हो जाएगा। और ऑक्सी कारक गुण तैयार कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर मान लीजिए पाठ निहित प्रश्न है और अभ्यास में कुछ रिएक्शन दिया है तो उसको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक। चलिए, लैंथेनाइड में आपको क्या पढ़ना है, तो इनकी आक्सीकरण अवस्थाएं क्यों बदलती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो है इनकी रासायनिक क्रियाशीलता में, भाई देखो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में एक ही क्वेश्चन बार बार पूछता है, वो है भाई लैंथेनाइड संकुचन तथा इसके प्रभाव। तो ये तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़िए और फिर शेष जो मन कहे वो पढ़ लेंगे, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। तो उपसहसंयोजक यौगिक में पहला काम आपको याद रखना IPSC नाम, ये आपका भाई मिनिमम 2 नंबर है और एक पिछले साल तो 3 नंबर का भी एक पेपर में पूछा हुआ था, मतलब 2000 इससे पीछे वाले में तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। उसके बाद वर्नर का सिद्धांत है, उसकी कमियां हैं, ये याद रखेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी BBT, और CFT यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, इसकी कमियां और ये सिद्धांत जरूर याद करके जाइए, इसमें से कोई एक आपको मिल जाएगा। और त्रिविमीय समायोता में है, संरचनात्मक समायोता है, ठीक है, ये जरूर याद करके जाएंगे। इसमें और भी है टाइप के हैं, ठीक है, लेकिन हमें संरचनात्मक ज़्यादातर उस पर फोकस करना है, ये तैयार कर लेंगे, आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा। हाँ, अब इसमें जो न्यूमेरिकल दिया, देखो जब ये आप सिद्धांत पढ़ोगे ना, ये सिद्धांत पढ़ोगे तो उसका वो रंग क्यों देता है, कौन सा संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ोगे और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो रंगीन क्या होते हैं, चुंबकीय गुण क्या होता है, ये सब वहाँ पे कवर हो जाता है एक ही सिद्धांत में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे धातुओं का निष्कर्षण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन हालांकि देखो चैप्टर हटा हुआ है तो हो सकता है क्वेश्चन वहाँ से पूछे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद उप संयोजक यौगिकों का आप महत्व पढ़ लेंगे, ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं, बस इतने में आपका हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि IPSC नाम जरूर तैयार करिए और ये जो तीनों सिद्धांत हैं ये पढ़िए और इसकी कमियां और समझौता, बस काम हो जाएगा। और देखो लिगेंड है तो लिगेंड भाई देखो इसमें भी लिगेंड है ना, तो लिगेंड जो है आपको याद करेंगे तभी आगे का और काम हो पाएगा, तो ये सब आपको अपने आप याद हो जाता है जब आप ये सिद्धांत को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन में, ठीक है। और वैसे CX बंध की प्रकृति एक बार खाली पूछा हुआ है, इसमें रासायनिक गुणधर्म है, यानी हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पूछेगा, है ना, भौतिक तथा रासायनिक गुण। और इसमें प्रतिस्थापन अवक्रिया में अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से पूछेगा SN1 और SN2 अवक्रिया, इसको जरूर पढ़ लेंगे, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेंगे। तो और भी इसमें जो है कुछ नेम देखिए ध्यान में रखना है, जितना भी नेम रिएक्शन होगा ऑर्गेनिक में, नेम रिएक्शन यानी नाम से संबंधित जो रिएक्शन होगा
जैसे इसमें है वुड रिएक्शन है, वुड फिटिक रिएक्शन है ना। तो ये जितने भी नेम रिएक्शंस वाले हैं उसको ज़रूर पढ़ के जाइए और आपका काम हो जाएगा। SN1 है, SN2 है, ठीक है। उभयदंती कह सकते हैं उभयदंती नाभिक रागी क्या होता है वो पढ़ के जाइए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतने में आपका यहाँ से काम हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसमें देखो रिएक्शंस पे ज़रूर ध्यान देंगे, जो आपका अभ्यास में दिया हुआ है। कहाँ से? अभ्यास में। तो अभ्यास वाला पोर्शन में आपको कन्वर्जन दिया, कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, तो वो ज़रूर तैयार करिए। ठीक, अच्छा, ये हो गया। SN1 और SN2 जरूर तैयार करिए। और इसमें आपका हेलोएरिन में CX बंध की प्रकृति, तो इसमें जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता की तुलना पूछा जा सकता है। किससे? हेलोएल्केन और हेलोएरिन का, तो इसको जरूर पढ़िए। और उसके बाद जो है इसका दैशिक प्रभाव पूछेगा। आर्थो और मेटा और पैरा निर्देशी क्यों होते हैं, ये जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है। इसमें डाइक्लोरोमेथेन और ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरो, आइडोफार्म एक बार क्वेश्चन आया हुआ, फ्रेयान और DDT यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, जिसका याद करके जाना है भाई इनका उपयोग और पर्यावरण क्या है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको तैयार करके जाइए। ठीक है। और देखो नेम रिएक्शन जितना भी आपका दिया है, पूरा नेम रिएक्शन बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए नेम रिएक्शन जरूर तैयार करिए। हाँ, अगर नेम रिएक्शन से रिलेटेड वीडियो देखना है तो मैंने एक वीडियो, आप जाएंगे तो आपको ऑर्गेनिक में प्लेलिस्ट में एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगा, जिसमें मैंने लगभग 40 या 42 मैंने नेम रिएक्शन एक ही वीडियो में अपलोड किया है। तो उसको जाएंगे देखेंगे तो आपका पूरा ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन एक साथ तैयार हो जाएगा। 3-4 और घंटे का वीडियो है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हेलोएल्केन जो है, हेलोएरिन, ये 7 नंबर का है चैप्टर। अब इसमें जो है आपका देखिए नाम यानी IPSC नाम है, बनाने की विधि पढ़ना है, भौतिक और रासायनिक गुण में हमें केवल देखना है कि प्राथमिक एल्कोहल कैसे बनाया जाता है। ठीक है। और द्वितीयक एल्कोहल में अगर देखेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में पहचान पूछा है, और पहचान के लिए आपको ल्यूकस अभिकर्मक है। ठीक है। तो ल्यूकस अभिकर्मक से पहचानते हैं, उसके बारे में ज़रूर याद कर लेंगे। ठीक है। ल्यूकस टेस्ट इसको बोलते हैं, ल्यूकस परीक्षण। और एक आपका देखिए ल्यूकस परीक्षण होता है, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। और एक आपका होता है विक्टर मेयर विधि द्वारा, विक्टर मेयर। ठीक है। तो विक्टर मेयर विधि द्वारा जो है इनका पहचान कैसे किया जाता है ये ज़रूर पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लेंगे। ठीक है। तो आपका ये वाला जो टॉपिक है ये आज क्लियर हो जाएगा, और मुझे लगता है यहाँ से इस साल क्वेश्चन आएगा। निर्जलीकरण की क्रिया विधि पूछेगा कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे किया जाता है वो देखेंगे। मेथेनॉल और एथेनॉल का खाली उपयोग पढ़ना है। कुछ लोग बनाने की विधियाँ सचित्र वर्णन पूछते हैं, मतलब पढ़ाते हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है। उपयोग वो सचित्र वर्णन पढ़ाएंगे, और सचित्र वर्णन जो है पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है। चलिए अब फिनॉल है। फिनाल में है आपका बनाने की विधि, आप तैयार करके जाइए। तो बनाने की विधि में जैसे आपका डाउ प्रक्रम है, ठीक है, और फिनाल की अम्लीय प्रकृति कैसे होती है, ठीक है, उसके से संबंधित रिएक्शन है वो तैयार करके जाइए। ठीक है। और इसका नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण है, ये सब जो होता है ये पढ़ के जाइएगा। ठीक। ईथर है, तो ईथर में जो है असमित ईथर है, विलियमसन संश्लेषण है। ठीक है। ये इसके कुछ मुख्य टॉपिक हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। अब अगला कह रहा है भाई एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है। इसमें क्या पढ़ना है? एल्डिहाइड और कीटोन में हमें जो पढ़ना है वो कह रहा है भाई नाम, IPSC नाम देखिए पढ़ के जाए। कहीं भी IPSC नाम डायरेक्ट अब पूछा नहीं जाता है, कभी कभी पूछ लिया तो ठीक है, लेकिन अब कम कर दिया, IPSC नाम पूछता नहीं है। कैसे पूछेगा? पूछ लेगा भाई 2 क्लोरोप्रोपेन से 2 प्रोपेनॉल कैसे प्राप्त करोगे, तो यानी नेम, उसमें रिएक्शन में ही नेम पूछ लेगा। तो यानी आपको नेम याद होगा तब ना रिएक्शन लिख पाओगे, इसलिए नाम पर जरूर ध्यान रखें। बहुत बड़ा बड़ा नाम भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना NCERT में दिया है उतना पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है। कार्बोनिल समूह की प्रकृति है, यानी ये ध्रुवीय है, अध्रुवीय है, ये सब है। और एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि है। ठीक है। तो ये आप पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। और इसका भौतिक गुण और रासायनिक, तो भौतिक गुण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको ज़रूर पढ़ के जाए।
और उसके बाद जो है आपको इसमें पढ़ाया जाएगा एल्डोल संघनन अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, ठीक है। तो एल्डोल संघनन अपक्रिया है, कैनिजारो अपक्रिया है, क्रॉस एल्डोल है, बी कार्बोक्सिलीकरण है ना। तो ये जो है टॉपिक जो है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा तो आपको डिटेल में इसका वीडियो मिल जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी अम्लीयता का प्रकृति पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। बनाने की विधि है और भौतिक और रासायनिक गुण और उपयोग इसके पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल से वैसे क्वेश्चन जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। और यहाँ एस्टरीकरण पूछा जा सकता है, यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल से एस्टरीकरण पूछा जा सकता है, तो उसको आप देख लेंगे, ठीक है। और ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया, इसको तैयार करके जाइए, यहाँ से जो है क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। जरूर का जरूर एकदम 100%, ठीक है, ये पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यमीन है, तो यमीन में आपका है प्राथमिक द्वितीयक यमीन है, उसका वर्गीकरण है, और उसके बाद विरचन है, बनाने की विधियाँ हैं, भौतिक और रासायनिक गुण हमें पढ़ना है, और उसमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक यमीन में पहचान। देखिए अगर एल्कोहल की पहचान नहीं देता है तो द्वितीयक और प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक यमीन को कैसे पहचाना जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और विरचन है यानी बनाने की विधि है, प्राथमिक बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद डाइजोनियम लवण है, तो डाइजोनियम लवण में इससे रिएक्शंस आते हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट में अगर देखेंगे तो आपका अभी तक तो ये टॉपिक जो है डाइसैकेराइड हट गया था, लेकिन पॉलीसैकेराइड हट गया था, लेकिन इस बार पूरा पढ़ना है। तो इसमें वर्गीकरण पूछता है, और मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की संरचना, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का। और उसके बाद ओलिगोसैकेराइड जो है अभी तक इसका टॉपिक हटा हुआ था और अब आया हुआ है इस साल, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड्स हमें पढ़ना है, जिसमें स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन है, तो ये सब डिटेल में हमें पढ़ना है। और प्रोटीन में अगर देखेंगे तो प्रोटीन की संरचना यानी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना पूछता है। तो जनरली प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक संरचना पूछता है। हाँ, प्रोटीन का विकृतीकरण पूछ सकता है, हार्मोन पूछ सकता है, छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। और विटामिन में का वर्गीकरण है, और डीएनए आरएनए में अंतर पूछा जाता है। तो ये जो था ये आपके कुछ टॉपिक थे, ये आपका सिलेबस था, ठीक है। तो इतना आपको तैयार करके जाना है। हालांकि मैं जब जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा एक एक चैप्टर का कुछ वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि हाँ कम्प्लीटली जानकारी दूंगा कि हमें एक्चुअल में क्या क्या और पढ़ना है, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्रयोगात्मक परीक्षा यानी आपका कह सकते हैं प्रैक्टिकल जो होगा उसमें आपका एक्सटर्नल होगा, यानी एक बाह्य मूल्यांकन और एक आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो बाह्य मूल्यांकन यानी एक्सटर्नल जो बाहर से आएंगे उनके हाथ में 15 नंबर होगा, और जो इंटरनल होंगे यानी आपके स्कूल के टीचर होंगे वो 15 नंबर देंगे। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप अपने जो स्कूल के टीचर हैं उनको देखिए, टीचर को चाहिए रिस्पेक्ट, अब उनको मान सम्मान देंगे तो आपका ये जो 15 नंबर है वो आपके जेब में होगा, ठीक है। लड़ाई जो करना हो भाई यहाँ से 15 नंबर से करना है, ठीक है। अब इसमें जो है आपका देखिए प्रोजेक्ट है, ये तो आप बनाएंगे, फाइल है वो सब बनाएंगे, कक्षा रिकॉर्ड है, ठीक है। और उसके बाद विषय वस्तु आधारित प्रयोग है, ये है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, गुणात्मक विश्लेषण, ये एक आयतनात्मक विश्लेषण, ठीक है। यानी आपका गुणात्मक विश्लेषण और आपका आयतनात्मक विश्लेषण ये किया जाएगा, एक एक प्रैक्टिकल इसमें होगा, जिसमें 4-4 नंबर का होगा, देखिए दिया हुआ है। और यहाँ पर विषय, अब इसमें क्या होता है, तो गुणात्मक विश्लेषण में आपको पता करना होता है कि धनायन और ऋणायन को टेस्ट करना होता है, एक धनायन और एक ऋणायन फाइंड आउट करना होता है। एक कोई लवण दे देंगे उसमें बताना होता है, जिसमें आपको 2-2 नंबर का, एक धनायन के लिए ये 2 नंबर और एक ऋणायन के, जिसे कहते हैं अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक, ठीक है। तो उसकी पहचान के लिए 4 नंबर, और आयतनात्मक विश्लेषण के लिए जिसमें ब्यूरेट है, टाइट्रेशन है, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो उसको आपको समझ में आएगा। तो ये 4 नंबर का इसमें दिया जाएगा। और उसके बाद अगर कह रहा विषय वस्तु प्राय आधारित प्रयोग, तो इसमें जो है आपका जो जनरली देते हैं वो है आपका फंक्शनल ग्रुप टेस्ट यानी क्रियात्मक समूह परीक्षण देगा, वो 3 नंबर का, और मौखिक जो होता है वो 4 नंबर का, ठीक है। तो देखिए आपका जो कॉपी होगा उसमें अगर लिखेंगे तो आपका ऑलमोस्ट जो है वो 15 नंबर दे ही देते हैं। थोड़ा वाइवा पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो वाइवा पे ध्यान देंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ गुणात्मक विश्लेषण में जो आयन याद करके जाना है, पढ़ के जाना है, या प्रैक्टिकल अगर हो रहा है तो प्रैक्टिकल करके जाना, यही है।
और अम्लीय मूलक में ये करना है, जिसमें भी अगर इम्पॉर्टेंट देखें तो क्या क्या देते हैं। देखिए अमोनियम आयन, ये याद कर लीजिए, ये अमोनियम आयन हो गया। और उसके बाद देखो रंगीन आयन में तो कॉपर देते नहीं हैं, ठीक है। और कैल्शियम हो सकता है दे दें, बेरियम दे सकते हैं, है ना, लेड दे सकते हैं। तो लेड और अमोनिया आयन ये दोनों जरूर तैयार करके जाइए, ठीक है। और देखो आयरन Fe3 तो मत पढ़िए, ये तो देते ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद आपका है कैल्शियम है, बेरियम है, अमोनियम है, मैग्नीशियम दिया जा सकता है। और इसमें कोबाल्ट कार्बोनेट आयन तैयार करिए, सल्फेट आयन होगा, नाइट्रेट आयन होगा, क्लोराइड होगा, ठीक है, और ऑक्सीलेट होगा और एसीटेट है, लेकिन एसीटेट ज़्यादातर दिया जाता है और कार्बोनेट दिया जाता है, ठीक है। और नाइट्रेट में रिंग परीक्षण होता है, इसको देख लेंगे। आयतनात्मक विश्लेषण में आपको ये करना है, आपको पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस जो है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का हमें क्या करना है, आयतनात्मक विश्लेषण करना है, इसी का करना है, ठीक है। तो वही कह रहा है निम्न मानक विलयनों के विरुद्ध जो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का अनुमापन करके इसकी मोलरता या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करना है, ठीक है। ये स्वयं तौलवाते हैं और बनवाया जाता है। ये इसमें ऑक्जेलिक अम्ल है, ठीक है, और यहाँ पर फेरस अमोनियम सल्फेट है, ये दोनों के सापेक्ष निकालेंगे, ठीक है। अब विषय आधारित जो वस्तु है इसमें क्रोमेटोग्राफी है, एक करवाया जाता है, तो जनरली यही ऊपर वाला कराते हैं। और इसमें ये वाला आपका आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो है सरफेस केमिस्ट्री में आपका एल्बुमिन साल है, तो एग्जाम में प्रैक्टिकल में वैसे देते नहीं हैं, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन के लिए ये करवाया जाता है, तो आंतरिक मूल्यांकन कौन करवाता है ये सब अपना देख लेंगे, ठीक है। तो यही सब हैं इसमें, और कुछ है नहीं है। एक प्रोजेक्ट के लिए इस पर एक आपको प्रोजेक्ट लिखने के लिए दिया जाता है, जो आपको 10 से 12 या 15 पेज पे आपको लिखना होता है और फिगर उगर बनाना होता है, तो वो सब बताएंगे, ठीक है। तो यही था आपका इस साल का टॉपिक और सिलेबस, ठीक। तो बस इतना ही इसमें देखना था। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और अगर आपको क्लास 12 और सीरीज मोड में तैयारी करना है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं 7 से 8, जहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।